ओके, तो देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग जो है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इजंट इट, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी का जो टॉपिक है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग बहुत सारा प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक नया प्लेन आर्गन प्लेन। ये क्या है? जैसे मान लो ये प्लेन कुछ नहीं है, वो जैसे हम लोग जो है एक्सिस बनाते थे ना वही है, पर इसको ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, तो ये मान लीजिए कि हमारा एक ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसका ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है। खैर, तो इस प्लेन पर आप देखिए कि सपोज दैट कि ये वाला जो एक्स एक्सिस है ना, उसको हम रियल एक्सिस कहेंगे। आ समझे? रियल एक्सिस, यानी जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इस पे रिप्रेजेंट होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको ये वाला जो हमारा जो है ना वाई जो है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स रियल पार्ट of complex number, okay, and y axis represents imaginary part of complex number, okay। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि if I have complex number z equal to a plus ib, तो इसका मतलब ये है कि a का रिप्रेजेंटेशन, a का जो वैल्यू होगा उसका रिप्रेजेंटेशन इस पे होगा, और b का जो वैल्यू होगा उसका रिप्रेजेंटेशन इस पे होगा। ठीक है, यानी ये वाला जो एक्सिस है i b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला एक्सिस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का a पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये पूरा रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई रियल एक्सिस। जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे थे ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसी तरीका से हम एक्सिस को ही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बना दिए। ठीक है, अब सपोज दैट कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और इसका वैल्यू, या इसको हम a से लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है 4 - 3i। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम रियल एक्सिस को पहले इक्वल जो है डिविजन्स में बांट देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, और उसी तरीका से मैं इधर भी बांट दे रहा हूं, और ऊपर भी इमेजिनरी एक्सिस पे भी ये हमारे पास ये है। अब मान लीजिए कि आपको a को रिप्रेजेंट करना है, और a क्या है? 4 - 3i। इसका मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5 6 7, ओके, -1 -2 -3 -4 -5, this is 1 2 3 4 5, in this way -1 -2 -3 -4 -5, okay। So 4 - 3i, so on real part we will take 4 and on imaginary part we will take 3 in downward direction। इसका मतलब ये हमारा टारगेट है और ये हमारा टारगेट है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे चले आए, ठीक है, सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट a 4 - 3i, isn't it? ऐसे समझ गए? अगर सपोज दैट कि हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है b पॉइंट है, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है -4 + 2i, सपोज दैट, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? रियल में -4 ये पॉइंट है, और यहाँ पे 2i, सपोज दैट यहाँ से ये आ रहा है, ये 2 है, 2i, और ये -4, तो ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है ये b जो है -4 + 2i को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हो रहा है और वाई एक्सिस जो है आपको इमेजिनरी एक्सिस का तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों का मेल से जो पॉइंट बन रहा है वो एक इमेजिनरी पॉइंट, सॉरी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो इस एक्सिस में या इस पूरे 2 डायमेंशनल जो है आपने जो प्लेन देखा है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन कैसा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है?
कॉम्प्लेक्स प्लेन को, ठीक है ना। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या इसको हम एरोगेंट प्लेन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जहां पर भी आप कोई भी पॉइंट को लोकेट करेंगे वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये पूरा जो स्पेस है, ये प्लेन पे जितना सारा एरिया है, एरिया में जितने सारे पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेन इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और एरोगेंट प्लेन। ओके, अब सपोज दैट, एक तो ध्यान से सुनने का समझने का बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये ओरिजिन से इस पॉइंट का जो दूरी होगा, ये सोचिए तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस है। तो अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते तो क्या निकालते आप, एक्चुअली आप निकालते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये एक्चुअली अब किसका फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़े थे मॉड का, था कि नहीं। अगर हम इसको अगर मान लीजिए a है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर ये a है तो a का रूट ओवर अगर करके हम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इजंट इट। सो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 9 यानी रूट ओवर ऑफ 25 यानी 5, विच इज अ रियल नंबर। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको दिखा रहा है असल में ए का मॉड दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मॉड ऑफ ए। इट में क्या माइनस, उससे पता नहीं, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, हम यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस, चाहे इस पॉइंट में हो, चाहे इस पॉइंट में हो, चाहे इस पॉइंट में हो, चाहे माने इस कोऑर्डिनेट में हो या इस कोऑर्डिनेट में हो या इसमें हो या इसमें हो। We are finding out the position of the distance between the that point, that complex number and the origin और उस complex number के बीच का दूरी निकाल रहे हैं। So actually हम लोग जो है जो मॉड निकाल रहे थे इसके पहले, वो कुछ नहीं बल्कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे थे, isn't it? तो इस डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं है ना। ये क्या है, which is mod of a and nothing else, okay, and it represents distance of complex number from its origin, isn't it, and nothing else. So हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं r से, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हमारे जो है थ्योरी जो है r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि हम इसको जनरली अगर हम एक दूसरा पॉइंट कहीं ले लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि हमारा x से इतना दूर का डिस्टेंस और ये y है, सपोज दैट ये x है और ये y है, तो हमारा रिप्रेजेंट क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जनरली, इन जनरल सेंस, ओके। सो इस तरीका से अब हम लोग जो है आएंगे इसका जो है पोलर एंगल निकालने, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पोलर एंगल कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट से हम देखें तो हम एंगल से भी चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, कि अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है या यहाँ पर है तो उसके हिसाब से जब ये ए और बी का वैल्यू चेंजेस हो रहा है तो ओरिजिन में उसका जो है एंगल जो है स्लोप है कैसा चेंज हो रहा है, स्लोप को निकालना सीखना, ठीक है। इसके बाद ओके, सो अब हम लोग जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, बहुत बारीकी सोचिएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी हम लोग ने अर्बन प्लेन के बारे में समझा, अब हम लोग जो उसी के आधार पर हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ओरिजिन है और मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या मान सकते हैं, z, एंड z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें ये x जो एक्सिस जो है रियल एक्सिस है और y एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लीजिए कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ से कोई एक पॉइंट है P, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है किसी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट कर रहा है,
This point P is denoting some certain complex number because it is a Argand plane, or you can say it is a complex plane, and each and every point on this complex plane is actually a complex number. So ये अगर P point है, that is representing a complex number. So now we are here to represent that complex number in the polar form. So for polar form we must have a polar coordinate, and that is nothing but P, which is given by R and theta. And what is R? Where P is the complex number, okay. R is nothing but distance from origin, okay, or you can say mod or modulus, isn't it? That is R, and then theta is the angle formed by OP in the positive direction of x एक्सिस, ठीक है। तो ये थीटा क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बना हुआ एक लाइन है ओपी, ठीक है। तो हम इसको पोलर को, ये असल में ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट को हम इस पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर दो तरह का जो है पैरामीटर से हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस अर्गन प्लेन में हम लोकेट करेंगे, जहां पर आर क्या होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी और ये एंगल, ठीक है। तो कैसे हम इस थ्योरी को डेवलप करेंगे ना, सी सपोज दैट कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं और इधर से भी एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा देते हैं। तो अगर ये आर है तो बताइए ये क्या होगा? आर कॉस थीटा होगा ना। ये अगर आर है तो जिसपे थीटा है वो आर कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये होगा आर साइन थीटा। तो अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा है, ओके। बस समझ में आया? अब ये आर क्या है? आर तो आप जानते हैं रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? सिंस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी कैन राइट आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स मीन्स व्हाट? आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस व्हाट इज वाई? वाई इज नथिंग बट आर साइन थीटा square, isn't it? So it will be equal to, you can see here, it will be equal to, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इफ यू टेक आउट आर स्क्वायर इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, and that is equal to 1. So this is proved, isn't it? This is proved that okay, we can represent this r in the terms of this coordinate, isn't it? We can represent this point in terms of r and theta. So that is proved here, okay, कि हाँ हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो रहा है। So this is actually a valid जो है representation of a polar representation of complex number। तो ये है प्रूव उसका। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर z इक्वल टू 1 प्लस 1√3 दिया हुआ है। हम लोग अभी क्या करेंगे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट z इक्वल टू 1 प्लस i√3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी थीटा उसमें आए, उसमें r का वैल्यू आए, ठीक है ना। तो अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम अब मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, जैसे कि अगर हम ड्राइंग पहले बना लेते हैं, छोटा सा ड्राइंग बना लेते हैं ताकि उसको और बेहतर समझा जा सकेगा चीज को। तो अब सपोज दैट कि ये हमारा इस पॉइंट को z को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस p पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और इसको हम आर थीटा से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और ये हमारा आर का वैल्यू देगा जो भी हो, और ये हमारा एक्स है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई का फॉर्म रहता है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कौन है, आर साइन थीटा, क्या है, आर कॉस थीटा, और इधर वाई एक्सिस पे कौन है, आर साइन थीटा। ये तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x जो है, मतलब ये 1 जो है इज दैट, इससे हम लिख सकते हैं कि x इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, और y क्या है, y इज नथिंग बट आर साइन थीटा, ठीक है। अब अगर इसको कंपेयर कीजिए तो s की जगह पर कौन है, 1 है ना, तो 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है, y के जगह पर कौन है, √3 इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सके। सो लेट अस फाइंड r। सो वी नो दैट r इज नथिंग बट, है ना, r इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। तो r इक्वल टू क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी √4 यानी 2। तो हमारे पास r का वैल्यू 2 आ गया, r का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास r का वैल्यू 2 आ गया तो हम इसको कैसे, अब हमको क्या करना है, r से अब हमको पता लगाना है कि थीटा क्या है। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2 इन this equation and this equation, okay. So x equal to r cos theta, और x equal to r means 2, x is actually 1, so I can write here 1 equal to r cos theta, so 1 equal to 2 cos theta, so cos theta is nothing but 1 by 2. Also you can see here √3 जो है किसके बराबर है, r साइन थीटा का, साइन थीटा का। तो √3 अगर r साइन थीटा के बराबर है, सो और r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू है 2 और साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ध्यान से देखिए किस क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू 1/2 है और सेम थीटा पर साइन का वैल्यू √3/2 है। अब ये निकालना है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब आप देखिए गौर से कि cos थीटा हाफ है, ठीक है, तो साइन थीटा √3/2 है। तो ये कब होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा cos थीटा कितना होने से 1/2 आता है, तो cos 60 डिग्री पर आता है, ठीक है। तो cos 60 डिग्री पर अगर आता है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, π/3 होगा। और साइन का जो है कितना आता है, साइन पर, साइन थीटा भी जो है √3/2 देता है, साइन 60 पर देता है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, वही π/30 पे नहीं आएगा, 60 पे आएगा, साइन का 30 पे नहीं आएगा, 60 पे आएगा, ये वाला ठीक है, ठीक है, हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू पड़ेगा, ठीक है। सो अब हमको थीटा भी मिल गया, तो अब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देयरफॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन इज z इक्वल टू क्या था, r इंटू, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ x प्लस आई बी था, मान लीजिए आई वाई था, तो ये क्या हो गया, z इक्वल टू x क्या था, x था आपका r cos थीटा, और y क्या था, r sin थीटा था ना।
तो इक्वल टू क्या था, r कॉमन निकाल लीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी r का वैल्यू क्या था 2, देखिए r का वैल्यू 2 निकाल के रखे हैं, तो 2 और cos का क्या π/3 प्लस sin π/3, हो गया रिप्रेजेंटेशन, 2 cos π/3 प्लस sin π/3। लेकिन साथ में यहाँ पर i भी होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो i भी रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या है, x प्लस आई वाई, तो i भी साथ में रहेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं i साइन, है ना, ये चीज तो ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जो भी था हमने क्या किया, x का मतलब यहाँ पर देखिए r cos थीटा और i इंटू वाई का मतलब r साइन थीटा, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पुट किया, दोनों में से r कॉमन निकाला तो cos प्लस i साइन थीटा। अब थीटा का भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सो मैंने थीटा भी पुट कर दिया। और तो आप देखिए, अब इस z का रिप्रेजेंटेशन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस टर्म्स में है, r के टर्म्स में है और थीटा के टर्म्स में है कि नहीं। तो इसीलिए इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहा जा रहा है कि जो दो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटरमाइन करने के लिए वो r है और थीटा है। तो मूल रूप से आपको करना क्या है, एक ड्राइंग बना लीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट लोकेट कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट का नाम r और थीटा दे दीजिएगा, ठीक है। अब इस प्लेन में आप देखिएगा एक्स एक्सिस पर जो है r cos थीटा होगा और y एक्सिस पर r sin थीटा होगा, और ये वाला जो है डिस्टेंस जो है r होगा, वो कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, ठीक है। आप r अलग से निकाल लीजिएगा वैल्यू, r का वैल्यू क्या होगा, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ही है तो r का वैल्यू निकाल लीजिए। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आप लिख लीजिए। अब क्या कीजिए कि x के लिए क्या है, x इज नथिंग बट 1। अब इस दोनों से कंपेयर कीजिए, गिवन इक्वेशन या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द फॉर्मेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों से कंपेयर कीजिए। तो x इक्वल टू 1 और यहाँ पर y इक्वल टू √3 दे रहा है, तो ठीक है। तो इसका मतलब है 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, यानी x यहाँ पे एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r cos थीटा को, और इधर जो है √3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y। तो अगर y √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्सिस पे y कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, r sin थीटा। बस हम ऐसे रख लेंगे। अब r का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया पहले या बाद में करेंगे, सो इस इक्वेशन में दोनों में डालेंगे और डाल करके cos थीटा का वैल्यू क्या है और sin थीटा का वैल्यू क्या निकालना है। अब दोनों थीटा से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, उसका एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली दोनों में एक ही जैसा एंगल आएगा, ठीक है ना, तो उसी को सिर्फ डिटरमाइन करना है। लेकिन हमेशा देखिए ऐसा नहीं कि इसमें थीटा को कोई दूसरा एंगल आएगा, उसमें दूसरा एंगल आएगा, एक ही एंगल आएगा, तब आप समझ लीजिए कि आपने सही किया। अब उसके बाद कीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए पोलर रिप्रेजेंटेशन में। तो फिर वही जो मूल जो रिप्रेजेंटेशन था उसको आप उठाइए और जो जिस जगह पर जो है उसको डालिए। s के जगह पर था r cos थीटा और y के प्लस i इंटू वाई के जगह पर था r sin थीटा, रख दीजिए और फिर r को कॉमन निकालिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू आपने 2 कैलकुलेट किया, यहाँ पर पुट कीजिए। cos थीटा का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है π/3, उसको भी पुट कीजिए। और इस तरीका से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन जो है पोलर फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ है नहीं, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सम्स है जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि मैंने क्या बताया। तो ओवरऑल जो है सिंपल सा बात है, आप जल्दी जल्दी कैसे करेंगे चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में। आप जनरली आप जानते हैं कि ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। इस पर आप मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इसको यहाँ कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, आप समझ लीजिए ये x है और ये आपका y है। इस तरीका से आपका मान लीजिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का तरह रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप जानते हैं कि अगर ये r है आपका, जैसा कि होता ही है, तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा और ये y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। अब क्यों होगा इसके बारे में अगर हम बताएं तो मान लीजिए ये हमारा अगर थीटा है तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये आप बेस है और ये हो गया हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं बेस क्या होता है, बेस इक्वल टू x और हाइपोटेनस है आपका r, तो ये होता है cos थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी x इक्वल टू r cos थीटा आ गया। उसी तरीका से सिमिलरली
अब आप सोचिए कि हम इसके हाइट के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, यानी अगर हाइट के टर्म्स से निकालना चाहेंगे तो y बाई वाई माने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इस तरीका से y इक्वल टू r साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये दो बात आपके पास हो गया। इस दोनों का जस्ट इस्तेमाल कीजिए इसमें, इस फॉर्मेट में, तो आपके पास क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जस्ट इसको पुट कीजिए, तो x का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, और i इंटू वाई का वैल्यू क्या है, r साइन थीटा। जस्ट सिंपली, और उसके बाद आप कीजिए दोनों में से r कॉमन निकाल लीजिए, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, और ये क्या है, z का रिप्रेजेंट। तो ओवरऑल फाइनल बात ये है कि z को कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा, ये फाइनल है। r कैसे निकालना है, मॉडुलस है, आपका जो वैल्यू x का दिया रहेगा y का दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल लीजिए, और थीटा आपको यहाँ पर बताया गया कैसे आप करेंगे। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज होगा उसके कंपेयर में आप ये वाला x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x का वैल्यू है ये, तो x इक्वल टू r cos थीटा, और इससे जो है cos थीटा निकाल लीजिए, और ये वाला √3 जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y का जो वैल्यू यहाँ पर है उस वैल्यू इक्वल टू r sin थीटा, उससे sin थीटा निकाल लीजिए। दोनों थीटा का फॉर्मेट को इस तरह से एडजस्टमेंट कीजिए ताकि जो आपका थीटा जो है सेम जैसा निकल जाएगा, वो थीटा का वैल्यू जो है आप इसमें पुट कीजिए, और r जो कैलकुलेट किए पुट कीजिए, हो गया। तो इतना ज़्यादा करने के लिए सिर्फ आपको जो है ये वाला अगर इक्वेशन आपको याद रहा या ये रिलेशन याद रहेगा तो आप किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पर r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू उसका पोलर कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। यानी जैसे अगर हम इसका पोलर कोऑर्डिनेट अगर कहें क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा, p इक्वल टू r कॉमा थीटा होता है, यानी r का वैल्यू 2 और थीटा का वैल्यू है π/3। तो आपका जो सवाल आया उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, 2, π/3, जहां पर 2 r को रिप्रेजेंट कर रहा है और π/3 जो है थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी थीटा मतलब ये एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये बनाती है, ये एंगल जो बनता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वही है। तो इस तरीका से हम अगर सवाल में पूछ दिया जाए कि पोलर कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करो, तो आपको यही सब प्रक्रिया करना ही है, और करने के बाद जस्ट r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू जो है आप उसको लिख दीजिए, और इस तरीका से ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसके बाद जो है कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो हम लोग करेंगे क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया? ओके, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज हम लोगों ने देखा, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप बच्चों आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और जो है पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू भाई।